मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन में हिंदी मीडियम से चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नेम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप कि हम देखेंगे ये भारत जो हमारा देश है वे किस प्रकार से बना हुआ है, अर्थात उसमें किस प्रकार की स्थलाकृति मिलती है। क्योंकि भारत एक विशाल देश है, इसका जो भूभाग है वे सभी तरह से समान नहीं है। कहीं पर मैदान है, कहीं पर पर्वत है, तो कहीं पर पठारी भूमि है, कहीं द्वीप है, द्वीप समूह है। इस प्रकार से हमारा जो भारत देश है भिन्न भिन्न स्थलाकृतियों से बना हुआ देश है। कुछ यहाँ पर जैसे कठोर चट्टानें, कुछ मुलायम चट्टानें, जैसे कहीं संगमरमर है तो कहीं टैलकम जैसे पाउडर है, तो बहुत भिन्नता पाई जाती है चट्टानों की। भारत एक विशाल भूभाग है जिसका निर्माण विभिन्न भूगर्भिक कालों के दौरान हुई है। जो कुछ भूगर्भिक जो काल थे उसके दौरान हुए, इसके उच्चावच से प्रभावित किया है। जैसे भूगर्भिक निर्माण में अपक्षय, अपरदन और का उच्चावचों का योगदान रहा है। जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वे 3 परतों से बनी है, सियाल, सीमा और नीपे। और पृथ्वी की जो ऊपरी प्रपट्टी है वे 7 बड़ी प्लेटों से बने हैं। प्लेट की गति के कारण, प्लेट क्या है? प्लेट एक तरह से ही चट्टान है। कोई प्लेट कोई अन्य कोई वस्तु नहीं है, प्लेट चट्टान है। तो उसके बारे में यह अध्ययन है कि प्लेट की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय स्थल में दबाव उत्पन्न होते हैं। क्या दबाव होते हैं? दबाव उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वलन यानी मुड़ाव, भ्रंशन यानी कि एक तरह से दरारें, ये क्रिया होती हैं। इस तरह से हम देखते हैं तो प्लेटें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है अभिसारी परिसीमा। जब कोई भी 2 प्लेट, जैसे ये दिखाया गया है आपकी पिक्चर में, जब कोई भी 2 प्लेट आपस में विपरीत दिशाओं से पास पास में आती हैं तो वे अभिसारी परिसीमा होती है। लेकिन जब यही 2 प्लेट विपरीत दिशाओं में प्रस्थान करती हैं, जैसे ये प्लेट देखिए, ये पश्चिम की ओर और ये पूर्व की ओर जा रही है, तो इस प्रकार की प्लेटों को अपसारी परिसीमा कहते हैं। और जब कोई प्लेट, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है तो वे रूपांतरित परिसीमा, रूपांतरित हम सीमा कहते हैं। तो इससे हमारे देश की संरचना में परिवर्तन होता है। अगर इस प्रकार से विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी और भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारे स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेटों के अंदर भी पाए जाते हैं। कहने का सीधा सा अर्थ है कि कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, कुछ दूर दूर जाती हैं और कुछ आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं। ये एक क्षैतिजीय और आपका कह सकते हैं कि क्षैतिजीय, ऊर्ध्वाधर, है ना, लंबोदीय एक उसका वितरण है। सबसे प्राचीन जो हमारा भूभाग था उसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूमि के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका क्षेत्र शामिल थे। क्योंकि अगर हम भारत को देखते हैं तो भारत का जो वास्तविक नाम है, जो बहुत पुराना क्षेत्र है, क्योंकि भारत तो नाम बाद में हुआ, इससे पहले इसको हम गोंडवाना भूभाग के नाम जाते हैं, क्योंकि गोंडवाना का एक हिस्सा है, ये इससे ही ये बना है। जैसे भू प्रॉपर्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है,
जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी और उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणामस्वरूप प्लेट अपने अधिक विशाल प्लेट अर्थात यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित जो टेथी जो भू अवनीति थी उसके अवसादी चट्टान और वलित होकर हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुई। तो हम कह सकते हैं कि गोंडवाना एक भूभाग था, टेथीज एक सागर था और उसके माध्यम से ये वलन से ये हमारा ये जो कुछ पार्ट है ये बस हिस्सा बना। तो इस प्रकार से ये देखते हैं कि हिमालय पर्वतमाला है या समतल मैदान है या स्थल आकृति है, प्रायद्वीपीय है, उसके निर्माण में विशेष यानी कि क्रियाओं का योगदान रहा है। अब हम देखते हैं कि मुख्य भौगोलिक वितरण जो चैप्टर का जो प्रमुख जो नाम ही था हमारा चैप्टर का कि भारत का भौगोलिक स्वरूप जो था चैप्टर का नाम कि भारत का भौतिक स्वरूप जो हम पढ़ रहे थे उस भौतिक स्वरूप को हम मोस्टली हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। जो भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको हम 5 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 है भारतीय मरुस्थल, 5 है तटीय मैदान और नंबर 6 है द्वीप समूह। तो इस प्रकार से हम भारत को इन 6 भौतिक विभागों में विभाजित करते हैं। ये जो 6 भौतिक विभाग है उसमें से हम 1 बाय 1 का अध्ययन करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा हिमालय पर्वत। कौन सा हमारा? ये हिमालय पर्वत है। भारत का जो उत्तरी, देखिए जो आप मानचित्र में देखते हो चित्र 2.3 में, ये जो भारत का ये जो भाग है, ये जो हमारा भारत का ये जो वाला भाग है, ये जो भाग है ये हिमालय पर्वतमाला वाला भाग है। ये जो भाग है उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर जो ये रेड कलर दिखाई दे रहा है हिमालय पर्वतमाला, ये जो भाग है ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और अगर इसकी चौड़ाई देखते हैं तो कश्मीर के अंदर इसकी चौड़ाई अधिक है, लगभग 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कम है, लगभग 150 किलोमीटर है। ये हमारा उत्तर भारत का एक तरह से हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला को देखिए मानचित्र में बिल्कुल स्पष्ट समझा गया है इसको। जैसे ये हमारा उत्तर भारत का जो विशाल जो पर्वत है इसके अंदर इस भाग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं इसको अध्ययन को सरल करने के लिए। सबसे ऊपर वाला भाग है उसे हम महा हिमालय, बीच वाले भाग को हम लघु हिमालय और सबसे नीचे वाले भाग को हम शिवालिका के नाम से जानते हैं। ये इसको जानते हैं। जैसे इसमें बताया गया है सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत मान होता है कंटिन्यू, सबसे कंटिन्यू। जैसे हम पढ़ रहे थे कि यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। कौन सी? जो उत्तर में जो स्थित जो जिसे हम कहते हैं महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। ये हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। जैसे अगर इसकी हम ऊंचाई देखते हैं तो देखिए ये जो भाग है, जैसे ये हमारे कुछ हिमालय कुछ ऊंचे शिखर है, शिखर दिए गए। जैसे माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8848। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट।
जैसे भारत में देखते हैं कंचनजुंगा, जिसकी हाइट है 8,598, मकालू जैसे नेपाल, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्ण, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा, ये सारी हिमालय की चोटियाँ हैं। महान हिमालय है वे आपके क्रोड जो ग्रेनाइट है उससे बना हुआ है। इसमें सदा ही बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है। ये बर्फ से ढकी होती है, हिमानियाँ प्रवाह करती हैं। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रे भी है यहाँ पर काफ़ी। जैसे यहाँ इसे बताया, श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः संपीड़न और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 3,700 मीटर से लेकर 4,500 मीटर के बीच, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जैसे पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। कौन सी? पीर पंजाल। धौलाधार महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल की कांगड़ा और कुल्ली की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अब जैसे हिमालय की सबसे बाहरी जब श्रृंखला को देखते हैं वे है शिवालिका। तो सबसे नीचे वाला जो भाग है वे कौन सा है? वे हमारा है शिवालिका का भाग है। वे शिवालिका है। ये जो शिवालिका का जो भाग है, ये शिवालिका, ये जो भाग है ये शिवालिका का है। तो इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला नदियों, उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं और नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। इनसे इनका निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे इनके अलावा हिमालय पर्वतमाला को हम इसका भी वर्गीकरण कर सकते हैं। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर भी बांट सकते हैं। जैसे सतलज और सिंधु नदी के बीच स्थित भाग को पंजाब हिमालय है ना, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से, काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता और ध्यान नदी के बीच वाले भाग को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम मानचित्र में देखते हैं यहाँ, जैसे ये जैसे फर्स्ट हम पार्ट पढ़ रहे थे हिमालय, भारत का जो क्षेत्र है विशाल हिमालय, या हम कह सकते हैं हिमालय पर्वतमाला जो है। तो ये जो रेड कलर का ये हिमालय पर्वतमाला है। अगर ये जो मध्यवर्ती भाग है गंगा सतलुज का जो क्षेत्र है ये उत्तर भारत का मैदान है, समझाने के लिए। ये जो पश्चिमी जो भाग है ये महान मरुस्थल है, और ये जो भाग है हमारा पठारी भूमि है, और साथ में ये जो कोस्टल एरियाज है ये हमारा क्या है? समुद्र तटीय मैदान है। और ये जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है, ये जो हमारा जैसे ये हमारा आपका जैसे लक्षद्वीप वाला जो क्षेत्र है, जैसे ये जो क्षेत्र है ये लक्षद्वीप, और ये जो क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हमारे भौतिक विभाग है, इसको हम इस भाग में बांट सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 2 पे उत्तरी मैदान कि हमारे भारत देश का जो दूसरा भौतिक विभाग है वह है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान गंगा, यमुना और सरस्वती के द्वारा लाए गए अवसादों से बना हुआ क्षेत्र है। ये भारत का सबसे प्रमुख क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, और क्योंकि यह क्षेत्र बड़ा उपजाऊ है इसलिए यहाँ सभी आर्थिक क्रियाएं आसानी से संपन्न की जा सकती हैं। इसलिए ये क्षेत्र है ना, अधिकांश क्षेत्र जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है।
यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या यानी गहरी जनसंख्या वाला एक भौगोलिक क्षेत्र और समृद्ध मृदा का मतलब यहाँ पर जो मिट्टी है ना, वे बड़ी ही शक्तिशाली मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है कि किसानों के लिए ये अच्छी पैदावार प्राप्त करती है और पानी की पर्याप्त मात्रा है। तो ये जो क्षेत्र है ये नदियों घाटियों द्वारा निर्मित एक क्षेत्र है। अब इसमें अब देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। देखो इसको आपको टिक लगाना है और याद करना है कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली जो द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जहाँ पर भी लोग निवास करते हैं। इसी प्रकार से अब देखिए जो मैदानी भाग का जो दोआब क्षेत्र है, जैसे दोआब का अर्थ देखते हैं, दो नदियों के बीच का भाग दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, अर्थात पानी। इस प्रकार से पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ पांच और आब का अर्थ है पानी। अर्थात जैसे पंजाब है तो पंजाब में 5 नदियां बहती है, उससे पंजाब बना है ना। तो ये बताया कि जो दोआब है, जो दो नदियों के बीच का जो भाग होता है ना, जैसे एक नदी इधर बह रही है एक इधर, तो बीच वाला जो भाग है वो दोआब कहलाता है। उत्तर मैदान को मोटे तौर पर 3 उप विभागों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां अर्थात झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये भी सब हिमालय से निकलती हैं। मैदान से इस भाग में दोआब की संख्या क्या है, सबसे अधिक है। दूसरा क्षेत्र गंगा का, एक तो है सिंधु का मैदान, दूसरा है गंगा के मैदान का विस्तार। घग्गर तथा तिस्ता, ये नदी का नाम है, घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तर भारत के राज्य जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वे पूरी भारत में बहती है, वे असम वाले भाग है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, मैदानी जो क्षेत्र है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस मैदानी अगर क्षेत्र को हम देखते हैं तो इसके अंदर खादर, बांगर और जो हमारा बंजर जो भूमि है, तराई क्षेत्र, उसमें मुख्य रूप से बांटते हैं। खादर जहाँ बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, जहाँ नई मिट्टी पाई जाती है, उसे हम खादर कहते हैं, जो उपजाऊ होता है। बांगर क्षेत्र वह होता है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, पुरानी मिट्टी पाई जाती है, जो उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता। और तराई वाला भी क्षेत्र है जहाँ पानी की मात्रा अधिक है, जहाँ दलदल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम मैदानी भाग को भी हम उसको खादर, बांगर, भांगर और तराई में विभाजित कर सकते हैं। ये एक विशाल भूभाग है। अब हमारा नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार की पठारी भूमि कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार। अब हम देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है ना, हमारे टेबल जैसी होती है, मेज की जैसी आकृति है ना, नीचे से उठा हुआ और ऊपर से समतल, उसे हम एक तरह से प्लेटिव या पठारी भूमि कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आगेन और रूपांतरित शैलों से बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय पठार की बनावट कौन से शैलों से है, कौन से चट्टानों से, तो आपका आंसर होगा क्रिस्टलीय, आगेन और रूपांतरित जो शैल है
उससे बना हुआ है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने और अफवाह माने बहने के कारण बना है कि गोंडवाना भूमि के टुकड़े होने से ये पठारी भूमि का निर्माण हुआ है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली माने कम गहरी एवं गोलाकार पहाड़ियाँ इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। एक तो मध्य उच्च भूमि, जो सेंट्रल जो भाग है, जो उठा हुआ भाग मध्य उच्च भूमि, तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में, जो नर्मदा नदी बह रही है उसके उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भाग पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी। उत्तर पश्चिम में जो अरावली पर्वतमाला है, अगर जैसे देखते हैं ये वाला जो भाग है, ये जैसे वाला भाग है, ये जो अरावली वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये अरावली वाला भाग है, उसके लिए बताया गया है उच्च भूमि के नाम से। दक्षिण में उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई, क्योंकि पश्चिम में जाते हैं तो बलुई मिट्टी मिल जाती है, जिसको हम बालू रेत कहते हैं, पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन और दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ आती है। इस प्रकार से इस क्षेत्र को ढाल को दर्शाता है। किस होता है? ढाल दर्शाता है कि ढाल किस प्रकार से। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ है लेकिन पूर्व में सकड़ा है। अगर हम मध्य उच्च भूमि को देखते हैं तो पश्चिम में तो चौड़ा है लेकिन पूर्व में कैसा? सकड़ा है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थान रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड कहते हैं। इसका जो पूर्वी जो भाग है उसे हम बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जान जाते हैं। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार इसमें प्रसिद्ध है। दक्षिण का पठार, जो दक्षिण का जो पठार है उसकी आकृति त्रिभुजाकार त्रिभुज जैसी है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये बना हुआ है हमारा पठारी। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थान रूप से हम मेघालय, कार्बी एंगोलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार को अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीनों महत्वपूर्ण श्रृंखला जो गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ी के नाम ही है ना, ये फैली हुई है। तो इस प्रकार से हमारे पठारी भूमि है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। अगर हमारे पश्चिमी घाट को देखते हैं तो ये पूर्वी घाट की अपेक्षा हमारे ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है ना, मात्र 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक है। कहाँ तक है? नीलगिरी तक इसका मानक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यानी लगातार नहीं है, ये अनियमित है। अनियमित है, इरेगुलर है, ये नियमित रेगुलर नहीं है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है और पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। जो पश्चिमी जो हमारा घाट है वहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थान नामों से जाना जाता है। जैसे पश्चिम घाट के क्या नाम है? पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर जैसे अनाईमुड़ी, पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी, जिसकी जो हाइट है 2695 मीटर है तथा डोडा बेटा की है 2633 मीटर है।
इसी प्रकार से पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है उसे कहते हैं महेंद्रगिरी। मिसाल लगा लेना, ये इम्पोर्टेंट है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। क्या नाम उसका नाम है? अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई है 2695। तो ये थे हमारे प्रायद्वीपीय पठार ना। तीसरा लेते हैं हमारा भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल जो भारत के पश्चिम में स्थित है, जिसमें राजस्थान मुख्य रूप से है। राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय भूमि है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारों पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टीबों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है, क्योंकि जो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है, उसमें वर्षा की मात्रा कम होती है। वनस्पति भी ना के बराबर मिलती है। केवल कैक्टस जो है, नागफनी है, कुछ झाड़ियाँ हैं, ये इस प्रकार से छोटे छोटे पेड़ मिलते हैं, कटीली झाड़ियाँ मिलती है ना। और जीव जंतु भी देखते हैं छोटे मिलते हैं, जैसे खरगोश है, हिरण है ना, इस प्रकार से होते हैं। यह शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं, यानी कुछ जो नदियां जो बहती हैं, वे केवल वर्षा ऋतु में ही बहती हैं, 12 मास नहीं बहती हैं, पूरे साल नहीं बहती हैं। और उसके बाद में वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं, यानी कि मिल जाती हैं। जैसे लूनी जो है, लूनी नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, अर्थात थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है तो कौन सी है? लूनी नदी है। बरखान, जिसे अर्धचंद्राकार बालू का टीला कहते हैं, क्योंकि जब तेजी से हवा चलती है तो बालू रेत को उड़ा उड़ा कर ले जाती है और आधा चांद जैसी आकृति बन जाती है, जिसे हम अर्धचंद्राकार बरखान कहते हैं। बहुत अधिक होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के संग प्रमुखता में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा तटीय मैदान। तटीय मैदान जो समुद्र तट है, क्योंकि समुद्र तट के ऊपर देखते हैं तटीय जो मैदान है, हमारे भारत देश में जो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसको अगर हम देखते हैं तो हमारे देश के अंदर जो 9 राज्य हैं, 5 तो अरब सागर और 4 बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित ऐसे हमारे देश हैं। तो प्रायद्वीप पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के भी 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण जो मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कंकण मैदान और दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से हम जानते हैं। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में विस्तृत मैदान है। उत्तर में इसे उत्तरी सरकार और दक्षिण में इसको कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। अर्थात जो हमारा भारत का जो मानचित्र है, जैसे ये है, इसको बताया गया है, इस भाग को इसको उत्तरी सरकार और इसको हमारा कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। ये कोरोमंडल है, इसको ये इस नाम से बताया गया है। ये हमारा क्षेत्र है कोरोमंडल के, जहाँ बड़ी नदियाँ हैं, महानदी। कौन सी नदी है? जहाँ महानदी एक हमारी बड़ी नदी है, महानदी, ये जो महानदी है। देखिए चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब देखो ऐसा से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका एकेडमिक लेवल में काम आ रहा है, साथ में प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है उसमें भी आपकी जीके स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो चिल्का झील कौन से राज्य में? उड़ीसा में। कौन सी नदी में? महानदी डेल्टा में, खारे पानी की झील है। नेक्स्ट हमारा द्वीप समूह जिसे हम कहते हैं टापू।
जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो ये जो द्वीप समूह है, तो भारत के हमारे दो द्वीप समूह है, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है लक्षद्वीप। तो देखिए, जैसे केरल के मालाबार तट के पास में जो स्थित लक्षद्वीप है, जो ये अरब सागर में स्थित है, ये द्वीपों का समूह एक छोटा प्रवाल द्वीपों से बना है। ये लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिने द्वीप के नाम से जाना जाता था पहले, और 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है, और कवरत्ती जो द्वीप है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, इसकी राजधानी है। लक्षद्वीप जो है पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, इसलिए ये द्वीप है ना पीटली द्वीप समूह है, अर्थात पीटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। पीटली द्वीप जहाँ है, यहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं, ये पक्षी अभ्यारण्य है। हम ये कह सकते हैं कि जो लक्षद्वीप है ये कोरल पॉलिप से बना हुआ एक द्वीप है। दूसरा है हमारा अंडमान निकोबार समूह, जो बंगाल की खाड़ी में उत्तर में से दक्षिण की तरफ फैला हुआ द्वीप श्रृंखला है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये द्वीप समूह आकार में बड़ा है, लक्षद्वीप से बड़ा है। ये द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है ना। तो इसमें पर्वत श्रेणियां भी स्थित है। यहाँ पर इस द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विश्वतम व्रत के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय जलवायु है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेरन द्वीप समूह पर स्थित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है वे विविध स्थलाकृति वाला देश है। उसके बाद में हमारे ये कुछ अभ्यास प्रश्न है, जैसे ये आप इनको अच्छे से इसको पढ़ाई करना है, याद करना। स्थानीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ उसे कहते हैं प्रायद्वीप। भारत का पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वत श्रृंखला क्या नाम है, उसे कहते हैं पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटपट्टी है कन्नड़। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी, जैसे पश्चिम में था आपका अनाईबुड़ी और पूर्व में महेंद्रगिरी। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर था आज भारत के भौतिक विभाग। ओके, थैंक यू।